गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में। आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि सर अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में, उसके वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है ना। तो अभी आज उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और आज से क्लास की भी शुरुआत करेंगे। देखिए, आपका जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, नवंबर में हुआ था। नवंबर 2022 के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। तब से लेकर के और 2022 के अंदर जो एग्जाम आपका हुआ था 2021 वाले रिक्रूटमेंट का हुआ था। 2021 वाले रिक्रूटमेंट का जो आपका पेपर हुआ था 2022 के अंदर हुआ था। इसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया था। और आज हम बात करें तो अभी हम फैब 2024 के अंदर है। फैब 2024 के अंदर है। लगभग एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। ठीक है, एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। कोई भी अपडेट नहीं आया था। लेकिन रिसेंटली यदि हम कल की बात करें, कल हमारा 18 फैब था और इस वीडियो को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 19 फैब है। 18 फैब को दैनिक भास्कर के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, यानी जो हमारा व्यापम पहले था, अभी इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दिया गया है। उसने 2024 का शेड्यूल जारी किया है कौन से एग्जाम कम होंगे। तो उसके बाद उसमें हम देखें तो आपका जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम है, ये जो समूह 3 का एग्जाम है नवंबर मंथ में होने वाला है। अगेन नवंबर मंथ में होने वाला है। नवंबर 2022 के अंदर हुआ था, नवंबर 2024 के अंदर एग्जाम आपका होने वाला है। लगभग 2 साल में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करें ड्यूरेशन 2 साल कब की हुई, 2022 से लेकर के अभी की हम बात करें तो अभी हमारे पास 7 से 8 मंथ का टाइम है। तो नवंबर 2024 के अंदर एग्जाम होने वाला है। यदि पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो जब भी नोटिफिकेशन आता है 2021 यानी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो कई बार वैकेंसी अपडेट हुई थी तो नोटिफिकेशन कई बार कैंसिल हुआ था। इसके पहले 2020 के 2016 से लेकर 2020 तक की बात करेंगे तो जब भी नोटिफिकेशन आता है 2 से 3 मंथ पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर आपका पेपर हो जाता है। यानी जुलाई अगस्त में, है ना, मिड अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आने के बाद जो टाइम होता है ना, वो टाइम बहुत ही कम बचता है, जिसमें डिटेल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब भी हम बात करें तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो यदि हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ये हम सिविल ब्रांच के लिए बात करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, चाहे आप बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं, दोनों ही एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा और डिग्री, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप बी वाले अब एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट 2022 के अंदर एलिजिबल थे, इसके पहले भी थे, तो आगे भी रहेंगे। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करें। एग्जाम पैटर्न के अंदर आप देखेंगे तो जो आपका टोटल पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो ब्रांच वाला पेपर होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। जो नॉन टेक वाला पोर्शन होता है, नॉन टेक वाले पोर्शन के अंदर भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का रहता है। यदि इसके अंदर हम बात करें, यदि इसके अंदर हम बात करें नानटेक के अंदर, तो लगभग 7 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। 7 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बारे में नानटेक के सेपरेट सेशन में हम बात करेंगे। तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। और टेक्निकल के अंदर आप देखेंगे तो 15 प्लस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां से 100 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है। अभी तक का रिकॉर्ड जो है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आगे क्या होता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत ही रेयर ऑफ रेयर चांस है निगेटिव मार्किंग इंड्यूस्ड होगा। व्यापम के किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है अभी तक। तो ये आपको पता चल गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर इस वीडियो में आप ये सब क्या बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो हम सब कुछ बेसिक से लेके चलने वाले हैं। यदि आपको बहुत सब कुछ पता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर से या फिर लेक्चर को डबल स्पीड पे करके देखिएगा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ओके, तो अब आपका जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अब 100 क्वेश्चन में जो आते हैं 15 प्लस सब्जेक्ट से आते हैं। अब 15 प्लस सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर टेबल दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, हमने मर्ज कर दिए हैं। बाकी इस टेबल पे यदि आप देखेंगे, जो रिसेंटली हमने 2022 के पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें हमने 15 सब्जेक्ट में कैटेगराइज किया है। ठीक है, इसमें 2-3 सब्जेक्ट अभी हमने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि 2022 के अंदर आपके रेलवे से, ब्रिज इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं आए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी नहीं आए थे, ऑटो कैड से भी नहीं आए थे। नहीं तो 18 से 19 सब्जेक्ट आपके हो जाते थे। जब सब्जेक्ट को हम मर्ज कर देते हैं तो लगभग सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 10 सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस आप देख लीजिए, लेकिन डिटेल एनालिसिस किसी एक और वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम टारगेट करने के चलेंगे, क्योंकि आपने थंबनेल में देख रखा है कि हम सर्वेइंग का स्टडी करने वाले हैं।
सर्वेइंग का स्टडी करने वाले हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका जो पेपर है 2016 से 2020 तक के पेपर का एनालिसिस है कि आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट से टोटल 163 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज जो सब्जेक्ट का वेटेज था 11.6 था, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2020 के शिफ्ट 1 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2020 के शिफ्ट 2 में 13 क्वेश्चन आए थे। ये सर्वेइंग का ये वेटेज था। ध्यान में रखिएगा, ये वेटेज हम थोड़ा सा अभी आपको बताएंगे, इसके बारे में कुछ और हम चीजें डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका वेटेज था। यदि हम रिसेंटली जो 2022 के अंदर पेपर हुआ है, इसके अंदर हम बात करें तो पेपर आपके 6 पेपर हुए थे। 6 नवंबर को पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है यार, एडिट हो गया, मतलब कुछ बाई मिस्टेक हुआ होगा। 7 को पेपर हुआ था, 8 को पेपर हुआ था, यानी टोटल हमारे पास 6 पेपर अवेलेबल है। इन 6 पेपर के अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट पे। 18 क्वेश्चन आपके 5 नवंबर को आए थे पहले शिफ्ट के अंदर, दूसरे शिफ्ट के अंदर 18 क्वेश्चन आए हैं। 7 नवंबर के पहले शिफ्ट के अंदर 18 क्वेश्चन आए हैं, सेकंड शिफ्ट के अंदर 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 नवंबर के पहली शिफ्ट के अंदर 9 क्वेश्चन आए हैं और सेकंड शिफ्ट के अंदर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब इसका ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 13 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 13-14 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सर्वेइंग का वेटेज है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। इस बार जो पहले क्या पैटर्न रहता था 2016 से 20 तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। जितने भी शिफ्ट पेपर होते थे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से थोड़ा कम या ज्यादा सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन 2022 के अंदर जो पैटर्न चेंज हुआ है बहुत ही रैंडम रहा है। हालांकि सर्वेइंग का वेटेज सब में था। अब 8 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, अन्यथा जो 5 आपके पेपर हुए सब में काफी अच्छा वेटेज था। तो यहाँ पास आप देखेंगे कई बार किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये आपके एनालिसिस है, ये हमने एवरेज वेटेज लिखा है। एवरेज वेटेज पे जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जिसमें मान लीजिए 26 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से आए हैं 8 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में। वहीं यदि आप देखेंगे कि आपके पहले शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आए हैं, कहीं 17 क्वेश्चन आए हैं, कहीं 21 क्वेश्चन आए हैं, कहीं 11 क्वेश्चन आए हैं। और देखिए सॉइल मैकेनिक्स का 6 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किस सब्जेक्ट का नहीं है। एवरेज वेटेज है निकालना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, जिस तरीके से रैंडम पैटर्न चेंज हो रहा है। हाईवे इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा रैंडम डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। 15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आया है। इस तरीके से रैंडम पैटर्न है। तो हमने सर्वेइंग को इसलिए पकड़ के चला कि सर्वेइंग एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी है। लगभग हर एक एग्जाम में फिर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, रेलवे जेई का एग्जाम दीजिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, सब में अच्छे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में तो आते ही आते हैं। इसलिए सर्वेइंग वाले सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी हम लेके चल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, जहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ठीक है। इन सब्जेक्ट को पढ़ने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाती है। तो फॉर्म वाला सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 3 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं, सर्वेइंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को, यदि इस पेपर को हमें कैसे अप्रोच रखनी है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर डिटेल एनालिसिस राहुल पर आपको है ना 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको सारी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो आपने सर्वेइंग का देख लिया क्या वेटेज था। सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपने 2020 तक का एनालिसिस भी देख लिया, 2022 के सभी पेपर का एक्यूरेट एनालिसिस है, ठीक है। ये हमने खुद से किया सारे पेपर को डाउनलोड करके। तो इस डेटा पे थोड़ा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इसलिए करना होता है, हमें थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए किस तरीके से रैंडम पैटर्न चेंज हो रहा है, ताकि अपने स्टडी को एक हम डायरेक्शन दे पाए। अच्छा, ये बात तो हो गई आपके सर्वेइंग के फ्लेवर्स की। अब सर्वेइंग का वेटेज की अब हम बात करें तो सर्वेइंग के फ्लेवर्स के बारे में, सर्वेइंग के फ्लेवर्स के बारे में। उसके पहले सर्वेइंग के फ्लेवर्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताने वाले हैं, हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है इस स्टडी को लेकर के। अभी जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो एग्जाम 2024 को जो हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा किस तरीके से हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके हम एनालिसिस को देखेंगे 2016 से लेकर के 2022 तक। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे जो पेपर अभी दिए होंगे, सर एनालिसिस से क्या फायदा। फायदा बहुत कुछ होता है, हमें थोड़ा क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है, ठीक है। एज इट इज टॉपिक रिपीट ना हो, आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन के लेवल का तो आइडिया लगता है ना। लेवल तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता,
लेवल ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो क्वेश्चन के लेवल का हमें आइडिया लग जाएगा। 2016 से 22 तक के एनालिसिस को हम कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी आइडिया लग जाता है। ऐसे कौन से टॉपिक है जिसपे बिल्कुल अभी तक क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं 2016 से 22 तक, तो ऐसे टॉपिक पे अपन कम टाइम देंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, 80 to 90% क्वेश्चन बार बार उन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं, तो उन टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से जोर देंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है। तो कोई भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 10 विल पॉइंट में, तो आप सबसे पहले आपको सिलेबस दिया जाएगा कि इन चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। जब वो चैप्टर आप मान लीजिए पहला वाला चैप्टर कोई है, पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग। अब उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए 8 से 10 टॉपिक है, उन टॉपिक के नाम आपको पहले बता दिए जाएंगे ताकि आपको पता रहे कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। यानी आपको ओवरऑल आइडिया लग गया कि हमें 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहले वाले चैप्टर के अंदर इन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब आपको क्या अप्रोच रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है ना, यदि आप बना सकते हैं, यदि आप जॉब में नहीं है, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं, अपना खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। उससे बेहतर कुछ नहीं होता। अब हम यहाँ टाइप करके इसलिए लाते हैं ताकि आपका टाइम बचे, अदरवाइज लेक्चर बहुत डिटेल में हो जाता है। जिस सब्जेक्ट को हम 40 या 50 आवर्स में कवर कर सकते हो, 100 आवर्स में जाती है, तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए कुछ चीज़ें हम टाइप करके आते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, तो नोट्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खुद के आप नोट्स बनाते चलिए, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। यदि आप खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ आपको आपके सेक्शन पे मिल जाएगी। इसको देख देख करके अपने खुद के पार्ट नोट्स बना सकते हैं, पार्ट नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको एक पार्ट नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम टाइम आप रिवीजन करें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो। क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा इसकी वेरिएशन है, यानी क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 15 प्लस टेक्निकल है पढ़ने हैं, साथ आपके 90 में टोटल 22 सब्जेक्ट को आप डील करते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन दायरा बहुत बड़ा होता है, समेटने में बहुत मुश्किल होता है। तो आज यदि हम बात करें 19 फरवरी 2024 को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास 6 से 7 मंथ का टाइम है, यानी 6 मंथ का अप्रोच हम लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ें, जो बातें हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए, ताकि बाद में आपको मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हम कर रहे हैं। खुद के नोट्स आपको बनाते चलना है। दूसरी बात, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सिलेबस तो बता देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उन टॉपिक से 2016 से 20 के अंदर 22 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के, उन क्वेश्चन को भी हम आपको करवा देंगे, उन क्वेश्चन को भी हम करवा देंगे क्लास के अंदर ही। इसके अलावा जो आपके सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके एसएससी जेईई का एग्जाम हो और आपके जो रिसेंटली एग्जाम होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पिक हो जाते हैं, मान लीजिए ईएफपी का एग्जाम हुआ है और इन टॉपिक से क्वेश्चन आया इजी टू मॉडरेट लेवल के, उन सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ईएफपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट डायरेक्टली आपके जेईई एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्लास के अंदर ही करवा देंगे, तो आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी प्रॉपर आपको शीट मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना, या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहां से आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को चेक कर सकते हैं कि हमने किस लेवल की स्टडी की है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ये अप्रोच आपको रखना है। थोड़ी बहुत बातें हमने बता दी, बाकी डिटेल सेशन अभी अवेलेबल होगा 1-2 दिन में, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आई थिंक राहुल सर ने अपडेट भी कर दिया कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो सब्जेक्ट के अंदर हम कैसे अप्रोच रखने वाले हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। अब हम बात करने वाले हैं जो सर्वेइंग सब्जेक्ट हमारा है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। टोटल 11 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, टोटल 11 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी अभी डिटेल में नहीं जाने वाले, अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आइडिया आपको दे देते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम आपको आइडिया दे देते हैं कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग, जिसके अंदर आप देखते हैं सर्वेइंग की डिफिनेशन देखते हैं, सर्वेइंग का गोल क्या होता है, मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है, स्केल क्या होती है, स्केल के अंदर कौन कौन सी एरर होती है, ऐसे जो तमाम कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग के अंदर देखते हैं।
लीनियर मेजरमेंट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के आप देखते हैं, चैन के बारे में पढ़ते हैं, टेप के बारे में पढ़ते हैं, उनमें जो एरर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कंपास सर्वेइंग के अंदर हम एंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। थियोडोलाइट एंड टैक्योमेट्री आपका 4th चैप्टर के अंदर आने वाला है। ट्रेवर्सिंग 5th चैप्टर के अंदर है। लेवलिंग आपका 6th चैप्टर के अंदर है, जिसके अंदर आप एलिवेशन मेजर करते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पॉइंट बी की तुलना में कितने हाइट पे है इसका मेजरमेंट करते हैं। 7th जो चैप्टर रहने वाला उसमें कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। 8th चैप्टर के अंदर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। 9th चैप्टर के अंदर मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। 10th चैप्टर के अंदर आपका कंटूरिंग के बारे में देखेंगे। 11th चैप्टर के अंदर कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे फोटोग्रामेट्री वगैरह से भी आपके सब इंजीनियर में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो टॉपिक है जो आपके 10 चैप्टर के अंदर कवर नहीं होंगे, वो 11th चैप्टर में मिसलेनियस टॉपिक में डाल करके उनको हम कवर करने वाले हैं। तो टोटल 11 चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब इन चैप्टर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है पहले से तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी पहले वाले लेक्चर को देख के आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। जब 2-4 लेक्चर आप हमारे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल की यहाँ स्टडी होने वाली है। ओके, तो पहला वाला चैप्टर जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। टोटल 11 चैप्टर है। तो पहले वाले चैप्टर की जब हम बात करें, पहला वाला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। तो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको कोई स्टार्ट करने वाले हैं और इनमें से कुछ टॉपिक आज ही हम डिस्कस करेंगे। आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग की हम बात करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर हम हमें पता चलेगा कि सर्वेइंग होता क्या है, उसके पीछे के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसको सीखेंगे। तो इसके अंदर टोटल हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो टोटल पहले वाले चैप्टर के जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, टोटल 9 टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। पहला वाला हमारा टॉपिक रहने वाला गोल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का गोल क्या है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पर आप देखते हैं कि सर्वेइंग को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भैया प्लेन सर्वे आपका होता है, फिर आपने देखा जियोडेटिक सर्वे, ये आपने अर्थ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग आपने कंसीडर किया। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के अंदर जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सर्वे को आपको इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, पर्पज के आधार पर, टोपोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर अलग अलग तरीके से सर्वे को आप कैटेगराइज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे सेकेंडरी सर्वे के अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के अंदर आप जो 2 प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इन्हें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना, पार्ट टू होल क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में पढ़ते हैं। बिल्कुल भी कुछ नोट मत करिएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे करके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। प्लान और मैप में क्या डिफरेंस होता है, स्केल क्या होती है, कितने टाइप की होती है। जो फ्रैंक स्केल है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक में कंसीडर किया, फ्रैंक स्केल के बारे में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि एरर ड्यू टू यूजिंग, एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल, रॉन्ग स्केल ना, रॉन्ग स्केल यूज करने पर क्या एरर आती है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले वाले चैप्टर के अंदर टोटल 9 टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो पहले वाले टॉपिक की शुरुआत करें। आप सब रेडी हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो चलिए पहले वाले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, गोल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। गोल ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का क्या गोल है, सर्वे का हमारा क्या गोल है, हम सर्वे क्यों करते हैं। तो हमने कुछ की पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, पहले इन की पॉइंट को आप समझिए, पढ़िए, इसके बाद एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सर्वेइंग का क्या गोल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये समझ में आ गया ना, पूरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से आप इंजॉय करने वाले हैं, सब कुछ क्लियरिटी समझ में आएगा। नॉलेज एंड स्किल ऑफ सर्वेइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। हमने पहले वाले पॉइंट पे कुछ, पहले वाली लाइन पे कुछ हमने पॉइंट शब्द लिखे हैं, कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि नॉलेज एंड स्किल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का नॉलेज एंड सर्वेइंग का स्किल जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं सब में जरूरत पड़ती है, ठीक है, सब में जरूरत पड़ती है। अब नॉलेज का मतलब क्या है, जो कुछ भी अभी आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होते हैं, थ्योरेटिकल जानकारी जो होती है, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप नॉलेज कहते हैं। अब जब इनको प्रैक्टिकली आप फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली जब इनको फील्ड के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं स्किल। क्या बोलते हैं, स्किल। तो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमें हमारे पास नॉलेज और स्किल, सर्वेइंग का नॉलेज एंड स्किल दोनों का होना बहुत जरूरी है। यानी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए
प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर की हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रोड बनाते हैं, ठीक है, रोड बनाते हैं, कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई आप ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, या कोई कलवर्ट बना रहे हैं, कोई कलवर्ट बना रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है, कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, कुछ भी रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक, इट इज, यानी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं। इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सर्वेइंग का नॉलेज, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैंने पहला पॉइंट लिखा है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर हमें बिल्डिंग बनानी है तो सर्वेइंग के नॉलेज से क्या मतलब है, सर्वेइंग की स्किल से क्या मतलब है। देखिए, जब कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमारे हमसे सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि उसमें कितना खर्चा आने वाला है। मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं, कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है। बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। अच्छा, वो एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि भाई इस बिल्डिंग को, इस ब्रिज को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने तीसरा पॉइंट आपके लिए लिखा है कि हमें एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए प्लान या मैप बनाना पड़ेगा। प्लान या मैप बनाना पड़ेगा। प्लान या मैप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप मुझे ड्राइंग बनानी पड़ेगी, आगे हम देखेंगे। इसमें हमें एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी। उस ड्राइंग की हेल्प से हम देखेंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है, उसका एस्टिमेट रेडी करेंगे। अच्छा, वो ड्राइंग कैसे बनाएंगे, वो प्लान या मैप कैसे बनाएंगे। तो प्लान या मैप बनाने के लिए हमें सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि सर्वेइंग की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वेइंग में हम क्या स्टडी करते हैं, सर्वे के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, सर्वे पढ़ना क्यों जरूरी है, एक सिविल इंजीनियर को सर्वे का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। देखिए, हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, हम सिविल इंजीनियर्स हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना ही होता है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई बिल्डिंग हो, रेलवे ट्रैक हो, ब्रिज हो, कलवर्ट हो। अच्छा, ब्रिज और कलवर्ट में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिज का जो छोटा रूप होता है ना, कलवर्ट होता है जो नाले के ऊपर बना होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट को हमें बनाना है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है तो हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसमें कितना खर्चा आने वाला है, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, यानी उसका एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। उस एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का, या फिर हमारे पास उस प्रोजेक्ट का मैप होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट का हमारे पास प्लान होना चाहिए, मैप होना चाहिए। अब ये प्लान और मैप जो हमारे पास रहेगा, जिसके द्वारा हम एस्टिमेट को रेडी करेंगे। अच्छा, प्लान और मैप हमारे पास होगा तो एस्टिमेट आप रेडी करेंगे, तो प्लान और मैप आप बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए आपको सर्वेइंग का नॉलेज होना जरूरी है। इसको बनाने के लिए आपके पास सर्वेइंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको पता चला होगा कि गोल ऑफ सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग का क्या गोल है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर सर्वेइंग क्या है, तो आगे हम बात करेंगे, बट इतना समझ में आ गया कि सर्वेइंग की क्या नीड है। किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें उसका एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है, कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हमें पास प्लान या मैप होना चाहिए। तो प्लान और मैप बनाने के लिए हमें सर्वेइंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर्वेइंग के नॉलेज की हेल्प से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सर्वेइंग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जिसके बारे में अभी हम 20 से 25 मिनट से बात शुरू किए हैं कि सर्वेइंग क्या है, उसी को तो जानना है अच्छे से। तो हमने एक पॉइंट आपके लिए लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट को पहले पढ़ना है, फिर इस पॉइंट के हर एक लाइन का मतलब समझना है। सर्वेइंग इज इन आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट, सर्वेइंग एक कला है, फाइंडिंग आउट रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, above द अर्थ सरफेस, beneath द अर्थ सरफेस, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, एंगल, एलिवेशन। क्या मतलब है, सर्वेइंग एक आर्ट है जिसके द्वारा हम रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं, किसका, पॉइंट का, किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ पर, अर्थ के सरफेस के नीचे। कैसे, चाहे उसमें हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, एंगल का करें, एलिवेशन का करें, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है,
ये हमारा अर्थ का सरफेस है, समझने की कोशिश करिएगा। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझ में आने वाली है। हमने कहा कि सर्वेइंग एक आर्ट है जिसके द्वारा हम रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं पॉइंट का। कहाँ पता करते हैं? रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं। एक हमारे पास रेफरेंस हो गया कि हम अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अभी, ठीक है। ये आपका अर्थ का सरफेस है, समझ में आ रही बात? ये अर्थ के सरफेस के अंदर की बात हो रही है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर बात हो रही है। ये तो आपका ऑन द अर्थ सरफेस हो गया, ऑन द अर्थ सरफेस। ये आपका जो पॉइंट है अर्थ सरफेस के अंदर है, तो आप बोल सकते हैं कि बीनीथ द अर्थ सरफेस है, बीनीथ द अर्थ सरफेस है। और ये हमारा जो पॉइंट है एबव द अर्थ सरफेस है, कैसा है? एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है, अर्थ के सरफेस के नीचे हो सकता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर हो सकता है। अच्छा, पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट मतलब होता है इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। पॉइंट का मतलब हो सकता है इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। जैसे अब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, कोई पीपल है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने डिफिनेशन में क्या लिखी थी कि सर्वेइंग एक आर्ट होती है रिलेटिव पोजीशन पता करने के लिए पॉइंट का। अब पॉइंट का कहाँ? अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस सरफेस के ऊपर। अब पॉइंट का मतलब कोई स्थान हो सकता है, कोई मून हो सकता है, कोई पीपल, इन इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस के नीचे हो, ठीक है। अर्थ के सरफेस ऊपर मतलब अर्थ के सरफेस पर है ना, ऑन द अर्थ सरफेस। उस पर कुछ हाइट ऊपर है तो एबव द अर्थ सरफेस या बीनीथ द अर्थ सरफेस। वो पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है। उसका हम रिलेटिव पोजीशन पता करना, मतलब है हमारा पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए के रेफरेंस में पॉइंट बी कितने हाइट पर है, या फिर पृथ्वी पे खड़े होकर के हम मून की हाइट पता कर रहे हैं। तो पृथ्वी, हम क्या पृथ्वी पर खड़े हैं, ऑन द अर्थ सरफेस हो गया, और एबव द अर्थ सरफेस एक पॉइंट है, मून है, जिसकी हम हाइट पता कर रहे हैं। तो ये हम रिलेटिव क्या पता कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पता कर रहे हैं ना। एक पॉइंट के रेफरेंस में दूसरे पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन पता कर रहे हैं, यही सर्वे है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हो सकता है इसके लिए हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, ठीक है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, एंगल का मेजरमेंट करें, एलिवेशन का मेजरमेंट करें, एलिवेशन का मेजरमेंट करें। अब एंगल डिस्टेंस भी हमारी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। एंगल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, एलिवेशन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है, एलिवेशन का तात्पर्य है आपका वर्टिकल प्लेन में हाइट, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में हाइट मेजर करने से कुछ है, वर्टिकल प्लेन में हाइट, वर्टिकल प्लेन में हाइट मेजर करने से है। तो सर्वेइंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, बाकी तो डिटेल में एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं भैया सर्वेइंग एक आर्ट होती है जिसके द्वारा हम रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन कहाँ पता करेंगे? एक पॉइंट के रेफरेंस में दूसरे पॉइंट का पोजीशन पता करना, उसके लिए चाहे आप डिस्टेंस मेजर करें, एंगल मेजर करें, एलिवेशन मेजर करें, वो पॉइंट अर्थ पर हो, अर्थ की सरफेस के नीचे हो, अर्थ की सरफेस के ऊपर, कहीं भी हो सकता है। ये आपका सर्वेइंग होता है। आई होप आपको थोड़ा सा डिफिनेशन में क्लैरिटी आई होगी सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग पढ़ना क्यों जरूरी है ये आपको पता चल गया था। सर्वेइंग होता क्या है ये आपको पता चल गया। अब आपने सर्वेइंग के अंदर जो पढ़ा ना आपने कि भाई हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, एलिवेशन मेजर करना है। तो पूरा का जो पूरा सर्वे आपका है इसी पर बेस्ड है। ये जो टोटल आपके 10 चैप्टर या 11 चैप्टर आप जो पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस, एंगल और एलिवेशन पे पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो इसके बारे में बिल्कुल आप, है ना, चिंता करने की बात नहीं है। क्या करना होगा सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हमने अर्थ की बात की है थोड़ा सा, तो अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको और अभी दे देते हैं। अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अभी हम आपको और दे देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत और अच्छे पे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और अच्छे से दे देते हैं जिसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हमने कहा कि अर्थ के बारे में, अच्छा अर्थ का शेप क्या होता है? आप देखेंगे अर्थ का जो शेप होता है स्फीयर होता है, यानी अर्थ का शेप क्या होता है? गोला शेप होता है, ठीक है।
हमारी थोड़ी बहुत हिंदी लिखने की हैबिट होती नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा वाले होते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से फील आ जाता है। इसमें हिंदी लिख देता हूँ, अदरवाइज़ तो सब कुछ समझ में आ जाता है इंग्लिश में भी। तो ये आपका स्फेयर, अर्थ का जो शेप होता है स्फेयर होता है, गोला होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और ये जो पॉइंट हमारा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ये हमारा साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ये आपकी इस तरीके से हमने कुछ इसमें डिवीजन बनाया, डिवीजन बनाया। क्लियर चीज है? अब आपकी जो ए एक्सिस होती है, ये आपकी क्या होती है? इक्वेटर होती है। इक्वेटर होती है जो लेफ्ट टू राइट होती है। टॉप टू जो बॉटम होती है, इस एक्सिस को बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस। थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्योग्राफिकल नॉलेज होना जरूरी है। ये हमारी इक्वेटर होती है, हमारी पोलर एक्सिस होती है। ठीक है। अभी हमारा जो स्फीयर होता है, अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का जो हमारा शेप है ये हमारा क्या है? अर्थ का जो शेप है ये स्फीयर है। अर्थ का शेप क्या है? स्फीयर है, गोला है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम आप विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दोनों में लिख सकते हैं। ये आपका होता है π/6 d क्यूब होता है। यदि इसका हम रेडियस के टर्म में देखें, ये इसका रेडियस है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? रेडियस है। इस रेडियस की जब हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो अर्थ का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³ है। ठीक है, रेडियस और इसके डायमीटर तो रेफरेंस में π/6 d क्यूब होता है। क्लियर है बात? यदि हम बात करें एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ की, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? जस्ट अ मिनट, कलर में चेंज कर लेता हूं। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, एवरेज रेडियस ऑफ जो अर्थ होता है वो होता है 6370 किलोमीटर। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6370 किलोमीटर होता है। अब एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ की हम बात करें, एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ, ये आपका कितना हो जाएगा? 12,740 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 6370 किलोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ होता है 12,740 किलोमीटर। अच्छा, अब एवरेज हम क्यों लिखते हैं? आपको एक बात समझ में, रेडियस ऑफ अर्थ लिख देते हैं, रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन हमने एवरेज क्यों लगाया? एवरेज हमने क्यों इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका एलॉन्ग द इक्वेटर डायमीटर होता है, एलॉन्ग द पोलर एक्सिस होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यदि हम बात करें एलॉन्ग द इक्वेटर, एलॉन्ग द इक्वेटर हम डायमीटर की बात करें, हमारे राइटिंग में बिल्कुल मत जाइए, समझ में सब कुछ आएगा आपको। 12,756.75 किलोमीटर, ये आप एलॉन्ग द इक्वेटर डायमीटर होता है। वहीं यदि हम बात करें एलॉन्ग द पोलर एक्सिस, तो ये आपका जो डायमीटर होता है कम होता है। एलॉन्ग द पोलर एक्सिस, एलॉन्ग द पोलर एक्सिस, जो आपका डायमीटर ऑफ अर्थ होता है ना, ये आपका होता है 12,713, 12,713.80 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने देखिए, जो पेन टेबलेट है सही से फिट नहीं है, इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। एलॉन्ग द इक्वेटर जो आपका डायमीटर है 12,756 है। एलॉन्ग द पोलर एक्सिस जो डायमीटर है 12,713 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थ का जो डायमीटर है एलॉन्ग द डायमीटर इक्वेटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर एक्सिस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच के हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस बिटवीन, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 42.95 किलोमीटर। 42.95 किलोमीटर। ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अर्थ के बारे में आपको दे दी है। तो जो हमारा गाइस पहला वाला टॉपिक था, हम पहला वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग, जिसके अंदर हम देख रहे थे गोल ऑफ सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग का क्या गोल है, सर्वेइंग के क्या गोल है। इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट आपको लिखवाए थे, 5 पॉइंट लिखवाए थे। इन पांचों पॉइंट का हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको पता चला कि सर्वेइंग का क्या गोल होता है, सर्वेइंग पढ़ते क्यों हैं, फिर सर्वेइंग होता क्या है। सर्वेइंग पढ़े तो हमें पता चला कि अर्थ के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी कि भैया हम जो कुछ भी रिलेटिव पोजीशन बताएंगे वो अर्थ पर बताते हैं, यानी अर्थ का डिफरेंस लेके बताते हैं। तो हमने अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी है। ठीक है, जो बेसिक आपके लिए जरूरी होती है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। सर्वे को किस तरीके से
क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब जनरली आप देखेंगे दो टाइप का सर्वे होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। जब कोई मेजरमेंट करते हैं और अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर लेते हैं तो आपको जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। जब अर्थ के कर्वेचर को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते वो आपका क्या होता है, प्लेन सर्वे होता है। अब इनको हम डिटेल में जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1.5 से 2 घंटे के सेशन लेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला सेशन था जिसमें हमने आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया, सिलेबस के साथ साथ हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है इसके बारे में बताया। जो अगला सेशन रहने वाला है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। जो कुछ भी हमने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में जो कुछ भी बताना था हमने बता दिया। अब जो अगला लेक्चर होगा जिसमें केवल और केवल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो केवल जिनको अच्छे से नॉलेज है एग्जाम के बारे में, केवल पढ़ना चाहते हैं, तो अगला जो लेक्चर आने वाला है उस पर आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। बिल्कुल टू दी पॉइंट हम चलने वाले हैं, इधर उधर की बातें नहीं होगी। जो कुछ भी बताना था हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर बता दिया। अच्छा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि द सिविल पॉइंट ऐप पर हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 15 फेब से, इन 2 दिन हुए हैं, ज़्यादा कुछ हुए नहीं है, 2-4 क्लास हुई है। तो इसके अंदर हमारे जो क्लास रहने वाले डेली के आपके 5 घंटे क्लास रहने वाले हैं, 4 से 5 घंटे के, जिसमें 3 घंटे के आसपास आपका टेक्निकल क्लास रहेगी, 2 से ढाई घंटे आपके नॉन टेक की क्लास रहने वाले, 2 घंटे के आसपास। तो टोटल 5 आवर की क्लास होगी। ये क्लास अभी आपकी इवनिंग में होगी, मॉर्निंग में होगी। इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा बैच ज्वाइन करने के बाद ऐप के अंदर। मोस्टली क्लास आपकी इवनिंग में होगी क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट वर्किंग होते हैं। जो आगाज बैच है जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी। यदि आप लाइव नहीं देखते हैं तो उनके रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। कई बार जब लाइव क्लास नहीं होती तो उनके आपके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं, या फिर लाइव आप अटेंड नहीं करते तब भी उनके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि लाइव क्लासेस में आप अटेंड करें। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक कवर करेंगे सभी क्वेश्चन करवाते जाएंगे। तो लगभग आपके 5000 क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो आपका 2022 का लेटेस्ट पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज प्रिपेयर होगी, इसके बाद आपको मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज भी रहेगी, फुल लेंथ भी रहेगी। नोट्स एंड पीडीएफ, जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, जिनके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग के अंदर जो 100 एस्पिरेंट है उसमें 10% को आपको कूपन कोड मिल जाएगा। कूपन कोड के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ कूपन कोड विजुअल होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में कुछ भी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच ज्वाइन करने से पहले तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए, टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। तो गाइज, यदि आप सीरियसली इस एग्जाम को ले रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। होगा क्या कि जब बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी तो क्लासेस आगे चलेंगे और पीछे आप पढ़ेंगे, तो फिर मतलब कनेक्टिविटी नहीं बन पाती अच्छे से। अभी से जब स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से ज्वाइन करिए, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा और टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आगाज बैच में आप जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जो भी यहाँ आपको टीचर मिलेंगे वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेंगे, काफ़ी अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जिनका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो, है ना। 6 साल से एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा ही है, वो टीचर आपको प्रॉपर पढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है। तो आगाज बैच की टीम के साथ आप जुड़ करके बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्वेरी है इन जगह नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।